हाय एवरीवन। एसक्यूएल सीरीज के इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं केस स्टेटमेंट। तो केस स्टेटमेंट क्या होता है ना, ये हमारे पास जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ एल्स कंडीशंस होती है, तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारे ऑपरेशंस होते हैं। तो माई एसक्यूएल में इफ एल्स अवेलेबल नहीं है, वैसे इफ एल्स अवेलेबल है बट वो हमारे सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ वर्क नहीं करते। उसके लिए हमें प्रोसीजर का यूज करना पड़ेगा। प्रोसीजर क्या होता है ना, ये एक तरह का फंक्शन होता है। फंक्शन या जावा में मेथड बोल सकते हैं। हम एक प्रोसीजर बनाते हैं, उस प्रोसीजर का यूज हम लोग बाद में कर सकते हैं। तो वहां पर इफ एल्स का यूज हो जाता है। लेकिन अगर बात आती है सेलेक्ट स्टेटमेंट की, ये अपडेट की, तो वहां पर हम लोग इफ एल्स को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो वहां पे कंडीशन स्टेटमेंट का यूज करने के लिए हम लोग केस का यूज करते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं केस होता क्या है। The case statement in MySQL is a conditional construct used to implement if-else logic in SQL queries. Means केस स्टेटमेंट क्या होता है ना, तो MySQL में कंडीशनल स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए केस स्टेटमेंट का यूज होता है। जिस तरह इफ एल्स लॉजिक होते हैं, सिमिलरली केस स्टेटमेंट का यहाँ पे यूज होता है। ये क्या करता है ना, अलाउ करता है टू परफॉर्म कंडीशनल लॉजिक डायरेक्टली इन एसक्यूएल। हमें डायरेक्टली कंडीशनल लॉजिक का यूज करने के लिए अलाउ करता है। यहाँ पर मेरे टाइप्स ऑफ केस होते हैं। जनरली केस स्टेटमेंट दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारा सिंपल केस। सिंपल केस में क्या होता है ना, इसमें हम लोग कंपेयर करते हैं कॉलम को और एक्सप्रेशन को विद अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड रिटर्न द कॉरेस्पॉन्डिंग रिजल्ट। ओके, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास सिंटेक्स है। हमने लिखा है केस, केस क्लॉज के बाद में क्या किया हमने, एक्सप्रेशन लिखा है। अब यहाँ पर एक एक्सप्रेशन हो सकता है या फिर एक कॉलम का नेम भी हो सकता है। यानी उस कॉलम में हम लोग कंडीशन स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम लिखेंगे व्हेन। व्हेन के बाद हमारी वैल्यू 1 आएगी और अगर ये मैच करती है तो रिजल्ट 1 आएगा। जिस तरह हम लोग इफ यूज करते हैं, तो इफ के जगह पे यहाँ पे व्हेन यूज कर रहे हैं, और हम लोग एक और इफ एल्स लिखेंगे यानी व्हेन और देन स्टेटमेंट। व्हेन वैल्यू 2 अगर ये मैच होती है तो रिजल्ट 2 आएगा हमारे पास। सिमिलरली वैल्यू n के लिए रिजल्ट n आएगा। तो इस तरीके से हम लोग जितने चाहे व्हेन एंड देन स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। बट एट लास्ट में हम लोग एल्स लिखकर जो भी डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो असाइन कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम वहां पर आता है ना, नेस्टेड इफ एल्स लिखते हैं, इफ फिर एल्स इफ, और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, एल्स में लिख देते हैं कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन मैच नहीं हुआ तो आप एल्स वाले कंडीशन को रन कर देना। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है, वो है एंड। अगर हम केस स्टेटमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें एंड उसे करना पड़ेगा। तो ये एक सिंटेक्स होता है केस स्टेटमेंट का। अब हमारे पास इसका जो सेकेंड टाइप होता है, जो कि सर्च केस, वो देखते हैं। सर्च केस क्या होता है, ये इवैल्यूएट करता है मल्टीपल कंडीशंस को, एक साथ ही मल्टीपल कंडीशंस में वर्क करता है एंड रिटर्न अ रिजल्ट व्हेन द फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू। ओके, जब भी कंडीशन ट्रू होती है, मीन्स ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये रिजल्ट, ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये रिजल्ट, और लास्ट में एल्स में हमने एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी और उसके बाद एंड कर दिया केस स्टेटमेंट को यहाँ पे। तो इस तरीके से ये सर्च केस काम करता है। यहाँ पर एक चीज डिफरेंस है ना, सिंपल केस में केस के बाद एक एक्सप्रेशन लिखना होता है या ग्रेड, लेकिन यहाँ पर केस के बाद हम कुछ नहीं लिखते, हम लोग डायरेक्टली कंडीशंस को व्हेन के साथ इंप्लीमेंट करते हैं। हम लोग एग्जांपल्स में इसे क्लियरली देखते हैं। सिंपल केस में एक हमारे पास एग्जांपल है जिसमें हम क्या करें, सिलेक्ट कर रहे हैं नेम एंड ग्रेड। ओके, तो इसके अलावा ये दो कॉलम के अलावा एक और कॉलम हम ऐड करने वाले हैं। तो उस कॉलम को हम लोग खुद से क्रिएट करेंगे केस के थ्रू। केस ग्रेड यानी ग्रेड कॉलम पे हमें ऑपरेशंस चलाने हैं, और वहां पर जब भी वैल्यू ए से मैच होती है तो आप एक्सेलेंट ऐड कर देना, जब भी वैल्यू बी होती है तो गुड, वैल्यू सी होती है तो एवरेज, और डिफॉल्ट वैल्यू अगर इन तीनों में से कोई भी मैच ना करे तो आप पुअर लिख देना। ठीक है, और इन सारे इनपुट्स को आपको कहाँ सेव करना है, एक नए कॉलम में, और उस कॉलम को मैंने क्या किया, एज परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस नाम का एक कॉलम बनाया। तो केस स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से हमने कंडीशनल स्टेटमेंट लिखे, यहाँ पे एंड किया, एंड के बाद उस कॉलम को मैंने परफॉर्मेंस नाम दे दिया, और लास्ट में हम लिख देंगे फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो कि होगा सर्च केस का। इसमें क्या करना है, कंडीशनल अपडेट करना है। अपडेट क्वेरी लिख दिए, अपडेट कर रहे हैं हम इम्प्लॉइज को, और वहां पर क्या कर रहे हैं, हम लोग सेट कर रहे हैं, सेट सैलरी इक्वल टू। अब हमें क्या करना है, सैलरी अलग अलग अपडेट करनी है अकॉर्डिंग टू कंडीशन।
वहां पर मैंने केस स्टेटमेंट लिखा है, इसके बाद कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है। यहाँ पर हर एक वेन के साथ एक अलग कंडीशन होगी। तो जब भी वेन होगा हमारा, जब भी जॉब टाइटल मैनेजर होगा, तो हम क्या करेंगे, सैलरी में 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स ये 20% इंक्रीज हो जाएगा। जब भी वेन के साथ हमारा जॉब टाइटल डेवलपर आएगा, तब हम क्या करेंगे, सैलरी को 1.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10% का ये हमारा ग्रोथ होगा। और इसके अलावा, इन दोनों के अलावा जो भी कंडीशंस होंगे, उसमें हम एल्स में सैलरी रहने देंगे। मीन्स जो हमारी सैलरी थी वो सैलरी ही रहेगी। उस सैलरी को अपडेट करके हमें 1.2 या 1.1 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। और लास्ट में हम एंड लिख देंगे। अब क्या करते हैं ना, हम लोग एग्रीगेट फंक्शंस के साथ में भी केस का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास सम एग्रीगेट फंक्शन यूज किया गया है। तो एग्रीगेट फंक्शन सम यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये यहाँ पे क्लोज है। तो स्टार्टिंग एंड क्लोज के बीच में भी हम लोग केस स्टेटमेंट लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या किया है, सेलेक्ट किया है डिपार्टमेंट कॉमा सम केस विद जेंडर। अगर जब भी जेंडर मेल हो तब आप 1 शो करो, अदरवाइज 0, और लास्ट में हमने एंड कर दिया। तो इससे क्या होगा, जेंडर मेल जब भी होगा तो उसके सम आ जाएंगे हमारे पास, और उसे हम लोगों को स्टोर करना मेल काउंट में। देन सम केस व्हेन जेंडर इज इक्वल टू फीमेल, देन 1 एल्स 0। फीमेल जब भी होगी तो 1। इसे कहाँ पर सेव करना है, फीमेल काउंट नाम के कॉलम में। उसके बाद हमने टेबल का नाम लिखा फ्रॉम एम्प्लॉयज, और इसे ग्रुप बाय कर दिया डिपार्टमेंट के थ्रू। तो ये हमारा केस स्टेटमेंट था इन एग्रीगेट फंक्शंस। कुछ कुछ अब कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि हमें ध्यान रखने हैं व्हाइल यूजिंग केस स्टेटमेंट। द फर्स्ट वन इज, इफ नो कंडीशन मैचेस। अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल मैंने 4 कंडीशंस दिए हैं और वो कोई भी मैच नहीं हुआ, और साथ ही साथ मैंने एल्स क्लाउज का यूज नहीं किया है, वो नहीं प्रोवाइडेड है, तब क्या होगा, इस कंडीशन में केस स्टेटमेंट जो है ना वो नल वैल्यू रिटर्न करेगी। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड वन सेज दैट all then and else expression must return compatible data types। मतलब ये है कि यहाँ पर मैंने क्या किया है, then के साथ में सैलरी इंटू 1.2 मीन्स ये क्या है, ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, या हो सकता है फ्लोट करे। ठीक है, सिमिलरली सैलरी इंटू ये भी क्या करेगा, इंटीजर या फ्लोट। तो लास्ट में मैंने जो एल्स लिखा है, वहां पर जो रिटर्न हो रहा है वो सिमिलर होना चाहिए इन दोनों देन के। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, देन के बाद मैंने स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न की है, यहाँ पर भी स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न की है, यहाँ भी, क्योंकि ये सारे सिमिलर डेटा टाइप होने चाहिए। तो इसके साथ साथ एल्स के बाद भी मैं स्ट्रिंग ही रिटर्न करूंगा, अदरवाइज अगर मैंने कोई और डेटा टाइप रिटर्न किया तो यहाँ मुझे एरर देखने को मिलेगा। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो ये कहता है कि यू कैन नेस्ट केस, यानी जिस तरह हम लोग नेस्टेड इफ एल्स या फिर नेस्टेड लूप का यूज करते हैं, नेस्टेड केस का यूज कर सकते हैं फॉर मोर कॉम्प्लेक्स लॉजिक। बट रीजन क्या है ना, इट कैन अफेक्ट रीडेबिलिटी। ज्यादा वेन देन यूज होने के बाद क्या होता है कि मैंने लिख लिया है तो मेरे लिए तो चलो अंडरस्टैंडेबल होगा, बट कोई और डेवलपर्स या फिर कोई, तुम अपने किसी फ्रेंड को दो रीड करने के लिए, तो थोड़ा लेस रीडेबिलिटी वहां पर मिलती है हमें बार बार वेन देन के बाद। तो हमें वहां पर एक कॉम्प्लेक्स लॉजिक मिलता है जो कि पढ़ने में थोड़ा मुश्किल होता है। देन हमारे पास लास्ट जो की पॉइंट है वो ये बोलता है कि ओवर यूजिंग केस कैन इम्पैक्ट क्वेरी परफॉर्मेंस। ओके, अगर हम लार्ज डेटा सेट में वर्क कर रहे हैं तो बार बार केस यूज करना हमारी क्वेरी के परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डालता है, यानी वो डिले होगा, हमारी क्वेरी ज्यादा टाइम लेगी। इसलिए यूज केयरफुली इन सेलेक्ट एंड वेयर क्लाउजेस। आई होप यहाँ तक ये 4 पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब हम लोग यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए आते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या बोला गया ना, कि सबसे पहले मुझे बोला गया राइट ए क्वेरी टू असाइन ग्रेड्स। ठीक है, मुझे क्या करना है, ग्रेड असाइन करना। ग्रेड हो सकती है ए बी सी एफ टू स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर मार्क्स, यानी जिन स्टूडेंट के मार्क्स, यानी मार्क्स टेबल जो है ना वो मेरे पास गिवन होगा। तो इस मार्क्स के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा ना, जिसके मार्क्स ग्रेटर देन 90 है उसको ग्रेड ए दूंगा, जिसके मार्क्स 70 से 89 है उसको ग्रेड बी दूंगा, जिसके मार्क्स 50 टू 69 है उसे सी, और अदरवाइज इन सभी के अलावा जो भी है उनको एफ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग एक क्वेरी लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट
नेम कॉमा मार्क्स, ये 2 कॉलम्स मुझे चाहिए। इन 2 कॉलम्स के अलावा मुझे एक और कॉलम चाहिए जो कि ग्रेड आएगा। तो मैं यहाँ से केस स्टेटमेंट स्टार्ट करता हूँ, लिखता हूँ केस व्हेन मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90। यहाँ पर एक बात आती है ना कि यहाँ पे हमें सर्च केस यूज करना है या फिर हम सिंपल केस यूज कर सकते हैं। तो सर्च केस यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास जो मार्क्स के रेंज है वो काफी ज्यादा है, मीन्स मोर देन 90, तो वो 90 से 100 हो सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास फिक्स्ड मार्क्स होंगे कि जब 90 मार्क्स हो तब ये करना है, 80 मार्क्स हो तब वहां पर हम लोग सिंपल केस यूज कर सकते हैं। लेकिन जब भी मुझे रेंज दिया हो, एग्जाम्पल के लिए मोर देन 90, या फिर हमारे पास क्वेश्चन में 70 टू 89, 50 टू 69, ये रेंजेस है, तो रेंज की जगह हमें सर्च केस ही यूज करना पड़ेगा। तो मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, देन ए। सेकेंड केस आएगा व्हेन मार्क्स बिटवीन 70 एंड 89, जब ये कंडीशन रहेगी देन बी। ओके, उसके बाद हम थर्ड लिखते हैं व्हेन मार्क्स बिटवीन 50 एंड 69। इस केस में क्या करना है, देन सी। ओके, और इन सारे केसेस के अलावा जो भी केस हो वहां पर मुझे एफ स्टोर करना है, तो एल्स एफ। ये कंडीशंस हो गई। इसके बाद मैं एंड करता हूँ। एंड के बाद मुझे क्या करना है ना, ये जो नई कॉलम बन रही है इस कॉलम का एक नाम आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एज ग्रेड, यानी उस कॉलम का नाम मैंने ग्रेड रख दिया। और लास्ट में लिखूंगा फ्रॉम स्टूडेंट, यानी मुझे स्टूडेंट्स टेबल से ही चाहिए। तो इसे रन करता हूँ, रन हो गया। यहाँ पर हमारे पास आउटपुट है एलाइस जिसका मार्क्स 95 है और उसके ग्रेड ए हो गए। सिमिलरली 82 मार्क्स वाले को बी, 45 जो कि लेस देन 50 है तो इस मार्क्स वाले को एफ। सिमिलरली हमारे पास सारे डेटा आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया ना कि हमें एक क्वेरी लिखनी है और इस क्वेरी में हमें क्या करना है, कैटेगराइज करना है स्टूडेंट्स को एज टीनेजर। टीनेजर हम किसे बोलेंगे, जिस भी स्टूडेंट की एज होगी बिटवीन 13 एंड 19। ठीक है, मीन्स 13 से 19 वाले स्टूडेंट को बोलेंगे हम लोग टीनेजर। ओके, एंड उसके बाद बोला गया अडल्ट, यानी यंग अडल्ट बोलना है 20 टू 25, यानी 20 से 25 वालों को यंग अडल्ट। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट मेरे पास इसके अलावा जो भी होंगे उसे हम अडल्ट बोलेंगे। तो एल्स में हमारे पास आ जाएगा अडल्ट। ओके, तो ये हमारा डेटा है। इसके अकॉर्डिंग मुझे एक क्वेरी लिखनी है, तो चलिए लिखते हैं। अब इस क्वेश्चन के लिए हम सेलेक्ट करते हैं नेम कॉमा एज के 2 कॉलम्स है जो मुझे चाहिए। इसके अलावा मेरे पास एक थर्ड कॉलम आएगी जो कि इनके कैटेगरी को डिफाइन करेगी। तो मैं यहाँ से केस स्टेटमेंट स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर भी मुझे रेंजेस दिए, मीन्स बिटवीन 15 टू 19, तो यहाँ पर भी मैं सर्च केस यूज करूंगा। तो लिखूंगा व्हेन एज बिटवीन 13 एंड 19, देन इस कंडीशन में मुझे क्या करना है, टीन एज लिख देना, यानी टीनेजर। सेकेंड कंडीशन व्हेन एज बिटवीन 20 एंड 25, इस कंडीशन में मुझे क्या लिखना है, यंग अडल्ट। ओके, एंड देन लास्ट केस उसमें हमारा अडल्ट आएगा, तो मैं उसे एल्स केस में रखता हूँ। इसके अलावा कुछ भी आए तो आप अडल्ट लिख देना। यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। एंड करने के बाद मुझे इस कॉलम को एक नाम देना होगा, तो मैं इसे लिखता हूँ कैटेगरी। ओके, एंड देन लास्ट में मुझे क्या करना है, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल का नेम लिखना है। अब इसे रन करके देखते हैं। हमने रन किया तो हमारे पास ये चार्ट आ गया। इसमें क्या है, इस टेबल में एलाइस जो कि 20 ईयर्स का है ये यंग एडल्ट कैटेगरी में आता है। सिमिलरली 19 ईयर्स वाले को टीनेजर, 23 वाले को यंग एडल्ट, और बाकी वैल्यूज भी स्टोर की गई है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन में है कि राइट अ क्वेरी टू असाइन सॉर्टिंग ऑर्डर। हम लोग सॉर्टिंग के लिए ऑर्डर बाई करते हैं। ओके, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम तब आती है ना जब मेरे पास अगर एक ग्रेड या फिर क्लास, क्लास नाम का कॉलम है और इस क्लास में मैंने स्टैंडर्ड लिखा है 1 से लेकर 2, 3, 4 से लेकर 10 तक। अब ये 10 वैल्यूज जो है ना, ये क्या है, ये वैर कैर में स्टोर है। ठीक है, किसमें, वैर कैर में। तो वैर कैर में स्टोर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनको कंपेयर नहीं कर सकता। जब मेरे पास ये इंटीजर वैल्यू में है तो मैं बोल सकता हूँ 1 इज लेस देन 2। ठीक है, लेकिन ये वैर कैर में है तो
यहाँ पर मैं इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकता। ग्रुपिंग में बना सकता हूँ, 1 वाले सब एक जगह कर सकता हूँ, 2 वालों को एक जगह कर सकता हूँ, बट कंपेयर नहीं कर सकता कि कौन बड़ा कौन छोटा है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ ना, कि मैं जितने भी ग्रेड है, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, या ए बी सी को मैं कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, बट मैं ये बोल सकता हूँ ए वालों को 1 बोल देंगे, बी वालों को 2 एंड सी वालों को 3, और इसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, ऑर्डर बाई लगाऊंगा। तो इस क्वेश्चन की क्वेरी हम लोग अभी देखते हैं। अब मेरे पास ये थर्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है ना, मुझे एक न्यू कॉलम बनानी है, मीन्स कैटेगराइज करनी है इनको, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रेड, और साथ ही साथ ग्रेड के साथ हमें इसे प्रायोरिटी भी देनी है। हमें ऑर्डर बाई का यूज करके सॉर्टिंग करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेलेक्ट नेम कॉमा ग्रेड। ग्रेड के बाद में केस स्टेटमेंट यूज करता हूँ। यहाँ पे हम लोग सिंपल केस यूज करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें फिक्स्ड वैल्यू दी हुई है। एग्जाम्पल के लिए, जब भी ए ग्रेड हो तब मुझे हाईएस्ट प्रायोरिटी देना है, बी हो तब उसे सेकंड हाईएस्ट देना है। यहाँ पे एक फिक्स वैल्यू है, ना कि हमारे पास रेंज है। तो जब हमारे पास फिक्स्ड वैल्यू है तब हम लोग सिंपल सॉर्टिंग यानी सिंपल केस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ केस ग्रेड, और इस ग्रेड कॉलम के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे वैल्यूज लिखता हूँ। वेन, जब भी हमारा ग्रेड ए हो, यानी ग्रेड हमारा ए रहेगा, तब मुझे क्या करना है, उसे प्रायोरिटी दे देनी 1, यानी उसमें 1 स्टोर कर दो उसकी वैल्यू। जब भी ग्रेड हो बी, देन 2, जब भी ग्रेड हो सी, देन 3। तो ये सारी चीजें हमें लिखनी है। अब इसके बाद क्या है ना, मैं एक बार पहले टेबल चेक कर लेता हूँ। टेबल हमारा क्या है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। इसमें ए बी सी डी ये 4 हमारे ग्रेड्स है। इसके अलावा और भी कोई ग्रेड है क्या हमारे पास? इसके अलावा कोई और ग्रेड नहीं है, तो इन चारों के लिए ही मुझे लिखना है। देन मैं लिखता हूँ डी, डी आई तो 4, और उसके अलावा अगर कुछ भी स्टोर हो तो उसे मैं 5 स्टोर कर देता हूँ। अब यहाँ पे एंड करता हूँ, एंड एज, इस कॉलम का नाम देता हूँ प्रायोरिटी। और यहाँ तक तो मेरा वो कॉलम क्रिएट हो गया। इस कॉलम को क्रिएट करने के बाद में मैं टेबल क्रिएट करता हूँ, मीन्स टेबल सेलेक्ट करता हूँ फ्रॉम स्टूडेंट। अब यहाँ तक मेरा वो कॉलम क्रिएट हो गया, बट मुझे उससे ऑर्डर बाई के अकॉर्डिंग सॉर्ट भी करना है। तो मैं लास्ट में लिखता हूँ ऑर्डर बाई, और ये ऑर्डर बाई किसके अकॉर्डिंग होगा, ये जो प्रायोरिटी कॉलम बनाया हमने इसके अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रायोरिटी, यहाँ पे एरर है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ऑर्डर बाई प्रायोरिटी। तो ये हमारी टोटल क्वेरी हुई। इससे हम रन करके देखते हैं। हमने रन किया तो यहाँ पर मेरा आ गया ग्रेड ए वालों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है, तो सारे ए वाले एलिमेंट्स एक साथ सॉर्ट है। उसके बाद बी वाले एलिमेंट्स आए हैं, उसके बाद सी वाले आए हैं, एंड एट द एंड डी ग्रेड वाले हमारे पास है। ग्रेड के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग हो गई है। तो ये क्वेरी परफेक्टली रन कर रही है। तो आई होप इतने सारे क्वेश्चंस और ये थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको केस स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी, उसे ज़रूर देख। उसमें हम लोग प्रोसीजर को एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हम लोग माई एसक्यूएल में प्रोसीजर्स बनाते हैं और उसका यूज़ क्या होता है। और एसक्यूएल में बाकी वीडियोस भी आप चेकआउट कर सकते हैं, हमारे पास एसक्यूएल की प्लेलिस्ट है। एंड फॉर एनी क्वेरी यू कैन कमेंट डाउन बिलो। टिल देन, हैप्पी कोडिंग।